नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पेशल नॉवेल्स में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें अपनी कहानी जारी रखने के लिए समर्थन देना चाहते हैं तो आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हाइप करें। अगर आपको नहीं पता कि हाइप क्या होता है तो हम बता दें, कमेंट सेक्शन को स्लाइड करने पर हाइप का विकल्प मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 471। अस्थायी प्रेमी और प्रेमिकाएं। वीर वर्मा और अन्य लोगों ने साशा के साथ कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद सीधे विला वापस लौट आए। छाया और रोशनी पहले से ही विला के बाहर इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने वीर और उनके समूह को देखा, वे गर्मजोशी से आगे बढ़ीं। रोशनी ने शालीनता से कहा, गुरुजी, अध्यक्ष महोदया, आप वापस आ गए। रोशनी के संकोच के विपरीत छाया बहुत अधिक बेपरवाह थी। उसने शिकायत करते हुए कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि बादेश की यह यात्रा वास्तव में बहुत मजेदार थी। अगली बार जब इस युद्ध क्षेत्र जैसा कोई व्यावसायिक अवसर हो तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? मैं भी योगदान दे सकती हूँ। केवल दुष्यंती और श्वेता को अपनी ताकत दिखाते हुए सुनना बहुत निराशाजनक है। हम अगली बार इस बारे में बात करेंगे, वीर ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसके पास हिंसक प्रवृत्तियों से भरी इस शिष्या के लिए कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वह केवल बातों से उसे टाल सकता था। गुरुजी, आप मुझे फिर से टाल रहे हैं, ये वास्तव में निराशाजनक है। आप जानते हैं, छाया ने शिकायत की, मेरे पास इतनी क्षमता है, लेकिन अगर मैं इसका उपयोग नहीं कर सकती तो क्या यह मेरे कौशल को बर्बाद करना नहीं होगा? अपने गुरु की शांति और उदासीनता की आदी हो चुकी छाया ने अपनी निगाहें आन्या पर घुमाई और धीरे से कहा, अध्यक्ष महोदया, क्या आप मुझे अगली बार ले जा सकती हैं? अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए जगह न होना वास्तव में निराशाजनक है। ठीक है, ठीक है, हम निश्चित रूप से तुम्हें अगली बार ले जाएंगे। हालांकि इस तरह के मौके दोबारा मिलना मुश्किल हो सकता है, कम से कम अभी के लिए, आन्या ने सच्चाई से उत्तर दिया। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि एक और अवसर आएगा, छाया ने खुशी से कहा। सान्या सिंघानिया ने छाया की ओर देखते हुए हंसते हुए उकसाने वाले अंदाज में कहा, क्या बात है बहना? वीर और हमारी प्यारी बहन ने लौटने के बाद पानी का एक घूंट भी नहीं पिया है और तुम पहले से ही अवसरों के लिए होड़ कर रही हो। इसके अलावा अगर तुम चली जाओगी तो मुंबई की देखरेख कौन करेगा? वीर गैंग चीजों को संभालने के लिए किस पर निर्भर करेगा? अगर तुम्हारे वहां न होने पर कोई मुसीबत खड़ी कर दे तो क्या होगा? ये बहुत अच्छा है कि तुम चीजों को नियंत्रण में रखती हो, लेकिन विदेश में अपनी प्रतिभा दिखाने के बारे में सोचना, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? वीर गैंग को कोई परेशानी नहीं होगी और कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप इस बारे में निश्चिंत रह सकती हैं, छाया ने अपनी छाती ठोकते हुए आश्वासन दिया। सान्या ने छेड़ते हुए कहा, फिर भी तुम्हें ढील नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा किसने कहा कि तुम्हारे पास अपनी क्षमताएं दिखाने के लिए जगह नहीं है? रोशनी एक उपजाऊ जमीन है जो तुम्हारे द्वारा जोते जाने का इंतजार कर रही है। तुम्हारे बिना क्या रोशनी अकेली और बोर नहीं हो जाएगी? सुपरस्टार, क्या तुम फिर से शरारत कर रही हो? रोशनी थोड़ा शर्मा गई और संकोच से बोली। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, यह मानना मूर्खता है कि वह कुछ अच्छा कह सकती है, छाया ने सलाह दी और रोशनी का हाथ खींच लिया। रोशनी ने सहमति जताई, गुरुजी, अगर कभी मौका मिले तो छाया को आगे बढ़ाएं, वह बेचैन है और आप ये जानते हैं। स्वाभाविक रूप से उसने छाया का पक्ष लिया। वीर ने लाचारी से कहा, देखते हैं, ये सारी लड़ाई और उथल पुथल बहुत खतरनाक है। यह एक रहस्य है कि तुम दोनों कैसे सोचती हो, हमेशा बसने के बजाय तूफानी जीवन के लिए तरसती रहती हो। साशा ने छाया और रोशनी का निरीक्षण किया। उसने महसूस किया कि वह वीर और आन्या के सहयोगियों को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, फिर भी दोनों महिलाओं के बीच की निकटता ने उसे सिहरन महसूस कराई। उसने मन ही मन सोचा, ये स्पष्ट रूप से दो महिलाएं हैं, फिर भी वे एक विवाहित जोड़े की तरह व्यवहार करती हैं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि वे इसे कैसे प्रबंधित करती हैं। सान्या, जो साशा की उलझन को समझ गई थी, ने जल्दी से फुसफुसाते हुए स्पष्टीकरण दिया। ओह, तो बात ऐसी है, वे वास्तविक प्रेमी हैं। ये जोड़ी वास्तव में एक दूसरे के लिए बनी है। साशा समझ गई और अनजाने में प्रशंसा व्यक्त की। उसने विदेश में काफ़ी यात्राएं की थीं और समलैंगिकों से उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन भारत में ऐसी जोड़ी देखना नया था। वीर की ओर देखते हुए उसने सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, मेरे आदर्श का करीबी दोस्त इतना खुले विचारों वाला है। ऐसे शिष्य होना वास्तव में ताजगी भरा है, खासकर जब पूरे भारत में लोग अभी भी समलैंगिकता के बारे में संकोच रखते हैं। तो तुम साशा हो, इस सुपरस्टार के पास ज़्यादा देर मत रहना, तुम बुरी आदतें सीख सकती हो। छाया ने सान्या को घूरने के बाद साशा को अपनी ओर खींचते हुए कहा। वास्तव में वह एक महिला गुंडी है, उसके साथ रहना खतरनाक है। साशा को लगा कि उसे सान्या का विरोध करने में एक सहयोगी मिल गया है और वह इस गुट में अकेला महसूस नहीं कर रही थी। बिल्कुल सही कहा, छाया ने दिल से सहमति जताई। इस इलाके में हमारे साथ रहो और कोई भी तुम पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हमें बहनों के रूप में अधिक संवाद करना चाहिए।
साशा को छाया की निकटता अपरिचित लगी क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी। नमस्ते, अगर तुम्हारा पीने का मन हो तो मेरे पास आना, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी, रोशनी ने खुशी से स्वागत किया। धन्यवाद। साशा मुस्कुराई, फिर बोली, तुम दोनों को देखकर मुझे सच्चा प्यार मिल गया है, तुम वास्तव में एक आदर्श जोड़ी हो। मैडम मलाईहकर, क्या तुम्हारी नज़रों में कोई दोष है? क्या वे असली सौदा हैं? सान्या ने पलटवार किया। पफ, जैसे ही मैडम मलाईहकर शब्द उसके होठों से निकले, छाया और उसकी दोस्त हंस पड़ी, लाचारी से कहते हुए, सुपरस्टार द्वारा दिया गया एक और उपनाम, यह उसकी पसंदीदा चीजों में से एक है, दूसरों का मनमाना नामकरण करना। बिल्कुल, मैंने भी उसे एक उपनाम दिया है, महिला गुंडी, तुम सभी को इसे अपनाना चाहिए। सुपरस्टार, बिल्कुल सटीक नहीं है, महिला गुंडी उस पर अधिक जचता है, साशा ने जिद करते हुए सुझाव दिया। महिला गुंडी उपनाम उपयुक्त लगता है क्योंकि सुपरस्टार अक्सर ढिठाई से व्यवहार करती है जो वास्तविकता से मेल खाता है। छाया और उसकी दोस्त ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर स्वीकार किया। मैडम मलाईहकर, मुझे तुम्हें सुधारने की जरूरत है। छाया दीदी का रिश्ता सच्चा प्यार नहीं है, ये तूफानी प्यार है। दुनिया के द्वंद्व में यिन और यांग, नर और नारी तत्वों का आदान प्रदान ही सच्चा प्यार कहलाता है, समझी? सान्या ने अपना पक्ष रखते हुए भाषण देने की कोशिश की। कौन विश्वास करता है उस पर? आधुनिक रिश्ते अस्थायी व्यवस्थाएं हैं, सच्चा प्यार कहाँ है? वे अकेलेपन से लड़ने वाले क्षणिक मेल हैं। चाहे तुमने सच्चा आत्मिक प्रेम देखा हो या नहीं, मैंने कभी इसका सामना नहीं किया, साशा ने खारिज करते हुए तर्क दिया। अस्थायी व्यवस्था, तुम्हारी अंतर्दृष्टि सही लगती है, सान्या ने स्वीकार किया। यह अच्छा है कि तुम इसे देखती हो, लेकिन हमारे साथ रहकर तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि सच्चा प्यार मौजूद है। अपनी आंखें खुली रखना। जब चारों महिलाएं बातचीत कर रही थीं, वीर और आन्या पहले ही विला में प्रवेश कर चुके थे, उन्हें पीछे छोड़ते हुए। मुझे चिंता थी कि साशा शायद घुल मिल नहीं पाएगी, लेकिन लगता है कि मैं ज्यादा सोच रही थी, आन्या ने धीरे से वीर से कहा। शिखा मेनन के संबंध के साथ वह सहज है और इस प्रकार हमारे साथ आसानी से घुल मिल जाती है, चिंता करने की कोई बात नहीं, वीर ने लापरवाही से उत्तर दिया। एपिसोड 472, इक्षिता शर्मा मुसीबत में है। विला में वीर और आन्या के समूह की वापसी का स्वागत करने के लिए सान्या ने एक छोटी सभा का आयोजन किया। उपस्थित लोग केवल करीबी थे और किसी अन्य मित्र को आमंत्रित नहीं किया गया था। देश की यात्रा में लगभग 2 महीने लग गए थे और विला लौटने पर वीर और आन्या दोनों को गर्मी और परिचितता का एहसास हुआ, जैसे घर लौटना। खाने पीने के लिए लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ जो लंबे अलगाव के बाद पुनर्मिलन की भावनाओं को हल्के फुल्के अंदाज में बता रहा था। साशा ने उपस्थित सभी लोगों को देखा और अपने मन में उद्गार व्यक्त किया, कोई आश्चर्य नहीं कि सिंघानिया ग्रुप दिन ब दिन तेजी से विकसित होने में सक्षम है। ये सब इसके पीछे मजबूत टीमों के समर्थन के कारण है। देश में वन्य शक्ति सुरक्षा के अलावा घरेलू स्तर पर वीर गैंग भी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रोशनी, छाया, श्वेता, हंसा के अलावा 10 महिलाएं, प्रत्येक एक शीर्ष स्तर की मजबूत व्यक्ति है। ऐसा लाइनअप वास्तव में आश्चर्यजनक है। किसी को पता होना चाहिए, एकाकी भेड़िया लड़ाका दल के पास केवल 4 शीर्ष स्तरीय मजबूत नेता हैं, जो एशिया की कुछ शीर्ष ताकतों में से हैं। अगर वीर के आसपास के सभी लोग कदम उठाते हैं तो यह एक जबरदस्त मजबूत ताकत होगी। इतने सारे मजबूत व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ साशा ने बहुत अधिक राहत महसूस की। यदि समय सही हो तो रक्त गुलाब से बदला लेना बहुत आसान होगा। वह रक्त गुलाब संगठन के खिलाफ निश्चित जीत की गारंटी नहीं दे सकती थी, लेकिन कम से कम खुद को बचाने के लिए पर्याप्त ताकत तो है। ऐसी शक्ति रक्त गुलाब को आसानी से हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से रक्त गुलाब को आशंकित कर सकती है। इस विचार ने साशा को बहुत राहत दी क्योंकि उसके पास अपनी बहन का बदला लेने के लिए पहले से ही पर्याप्त ताकत और आधार था। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ चिंताएं थीं, क्योंकि रक्त गुलाब एक विश्व स्तरीय काली शक्ति होने के नाते वहां मानव शारीरिक सीमा ह्यूमन बॉडी लिमिट तक पहुंचे मजबूत लोग तैनात हैं। ऐसी स्थिति के सामने उसका मानना था कि हिसाब बराबर करने में अभी भी एक निश्चित अंतर है। साशा ने वीर को गिने बिना इस पर विचार किया क्योंकि वह निश्चित नहीं थी कि वीर मानव शारीरिक सीमा वाले मजबूत व्यक्ति के रूप में गिना जाता है या नहीं। हालांकि वह जानती थी कि वीर की युद्ध शक्ति मजबूत थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह वास्तव में कितनी मजबूत थी। तथाकथित मानव शारीरिक सीमा वाला मजबूत व्यक्ति वह है जिसने मानव क्षमता को जगाया है और 8 सितारा अस्तित्व तक पहुंच गया है। तथाकथित 8 सितारा पहले से ही दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है और हर कोई जानता है, सबसे दुर्जेय आंकड़े। ऐसे लोगों के पास देखरेख करने के लिए एक क्षेत्र हो सकता है जो छोटी ताकतों को रोकता है और वे निर्विवाद जगन्नाथ ताकते हैं। दुनिया भर में केवल एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, वह है संहारक, टर्मिनेटर,
कोई नहीं जानता कि संहारक की ताकत की सीमा क्या है, लेकिन केवल इस आधार पर कि संहारक ने 8 सितारा अस्तित्वों के जीवन को समाप्त कर दिया है, संहारक की शक्ति संभवतः एक रहस्य है। साशा ने अपनी भावनाओं को इकट्ठा किया, सभी को देखा और धीरे से कहा, हम एक साथ भोजन कर रहे हैं, क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब? क्या अजीब हो सकता है? छाया ने अपना पेय नीचे रखा और जल्दी से पूछा। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं, आप देखिए, हमारे पास इतनी सारी सुंदरियां हैं, केवल वीर एक पुरुष है, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? साशा हंसी। साशा दीदी, आप ज्यादा सोचती हैं। सान्या कड़वाहट से हंसी, मेरा वीर, वह हजारों कलियों के बीच से गुजरता है बिना एक भी पत्ती चिपकाए, उसके साथ समय बिताएं और आप जान जाएंगी कि वो महान संत बाल ब्रह्मचारी के समान स्तर पर है। सच में? साशा ने चुनौती दी। पुरुष, क्या वे सभी एक जैसे नहीं होते? क्या कोई इतना दुर्लभ होगा? दुर्लभ से भी अधिक, मेरा छोटा वीर, वह एक सुपर दुर्लभता है। यदि आप विश्वास नहीं करती हैं, तो आप ये जांचने के लिए कपड़े उतार सकती हैं कि क्या वीर आप पर नजर भी डालेगा। सान्या ने गंभीरता से मजाक किया। बदतमीज, साशा ने सान्या को कड़वाहट से घूरा, अपने मन में सोचते हुए, सच में इतना आत्मनियंत्रण नहीं हो सकता, असली या नकली, उसे अभी भी काफी संदेह था। छाया खुश नहीं थी और उसने दोष लगाया, आप गुरुजी के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती, गुरुजी केवल समर्पित हैं, आप सांसारिक नश्वर लोग नहीं समझेंगे, गुरुजी को सांसारिक नजरों से न देखें। बिल्कुल, रोशनी बिल्कुल छाया की तरह थी, गुरुजी की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए साशा और सान्या को चेतावनी देते हुए घूर रही थी। हंसा और 10 महिलाओं ने भी सहमति दिखाई, छाया और रोशनी के शब्द और रवैया भी वही थे जो वे सोचती थीं। मैं गलत थी। साशा ने एक लाचार अभिव्यक्ति दिखाई, वीर की असंतुष्ट निगाहों को देखकर उसने तुरंत माफी मांगने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाल दी। भविष्य में आप जो कहते हैं उस पर अधिक ध्यान दें, मेरी पीठ पीछे गपशप करें, लेकिन मुझे इसे सुनने न दें। यदि आप मेरा फिर से मजाक उड़ाती हैं, तो आप अगली बार इतनी भाग्यशाली नहीं होंगी, समझी? वीर ने अर्थपूर्ण ढंग से चेतावनी दी। ओह, समझ गई, साशा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। और तुम भविष्य में और अधिक संयमित रहो, आग को हवा मत दो और मेरा मजाक मत उड़ाओ, मर्यादा का ध्यान रखो, लापरवाही से बकवास करना, ये किस तरह के शब्द हैं? वीर ने सान्या की ओर देखते हुए चेतावनी दी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, भविष्य में मैं आपके चेहरे पर आपके बारे में बुरी बातें नहीं कहूंगी, केवल आपकी पीठ पीछे, क्या ये ठीक रहेगा? सान्या ने लापरवाही से एक कदम पीछे ले लिया। सान्या और साशा दोनों जानती थी कि वीर बाहर से कठोर था लेकिन उसका दिल नर्म था, इसलिए वे वीर की धमकियों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थीं, इसके बजाय आसानी और उत्साह से भरा एक सुकून भरा व्यवहार दिखा रही थीं। वीर ने लाचारी से आह भरी, उन्हें बात करने दो, बातों को एक कान से अंदर और दूसरे से बाहर जाने दो, उन्हें गंभीरता से मत लो। आन्या ने धीरे से कहा, अब तुम स्व लगाए गए कष्ट के सिद्धांत को समझते हो, है ना? यह उनके प्रति तुम्हारी नरमी है जिसने उन्हें ऐसे चरित्र लक्षण विकसित करने की अनुमति दी है। वास्तव में एक और महत्वपूर्ण कारण था जिसका उसने उल्लेख नहीं किया, वह ये था कि महिलाओं के प्रति वीर का रवैया वास्तव में बहुत सामान्य है। बहुत कम लोग थे जिनकी वह परवाह कर सकता था या अपने दिल में रख सकता था, जिसने ऐसी चर्चाओं को जन्म दिया। ये कुछ उचित था। 2 बच्चे जो कभी बड़े नहीं होते, वीर ने साशा और सान्या को ऐसा लेबल दिया। साशा ने अपनी आंखें उत्सुकता से घुमाईं, महिला गुंडी, वीर किसके प्रति समर्पित है? क्या तुम अंधी हो? बेशक, यह मेरी बहन है, सान्या ने स्वाभाविक रूप से पलटवार किया। लेकिन मुझे लगता है कि वीर और आन्या सामान्य प्रेमियों की तरह नहीं लगते, बल्कि यह, साशा ने एक पल के लिए सोचा, इस रिश्ते का सटीक वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल पा रहा था। टेलीपैथिक कनेक्शन, मानसिक जुड़ाव। सान्या ने साशा को उस भावना को व्यक्त करने में मदद की जो साशा के मन में थी लेकिन वह व्यक्त नहीं कर पा रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल यही भावना है, साशा चिल्लाई। पगली, ये सच्चा प्यार है, तुम इस सरल सत्य को भी नहीं समझती, सान्या ने झिड़की दी। इस समय वीर का फोन बज उठा। ये देखकर कि यह एक अपरिचित नंबर था, वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर जवाब दिया। नमस्ते, क्या आप इक्षिता शर्मा के अभिभावक हैं? यहाँ इक्षिता के साथ एक समस्या है, क्या आप आ सकते हैं? दूसरी तरफ से महिला की आवाज ने कहा। एपिसोड 473, लीना सक्सेना का कपड़े बदलना। वीर ने फोन काट दिया, थोड़ा लाचार दिख रहा था। वह जानता था कि इक्षिता अपनी किशोरावस्था में विद्रोही थी। मूल रूप से वह इक्षिता को उसके अपमानजनक व्यवहार का एहसास कराने का अवसर ढूंढना चाहता था, उसे बेहतर दिशा में विकसित होने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन बादेश जाने से पहले उसे मौका नहीं मिला था। अप्रत्याशित रूप से इक्षिता फिर से मुसीबत खड़ी कर रही थी। ये कॉल इक्षिता की कक्षा अध्यापिका का था, जो इक्षिता के मुद्दों के बारे में माता पिता से बात करना चाहती थी। स्वाभाविक रूप से इक्षिता ने अपने माता पिता का नंबर शिक्षिका के पास छोड़ने की हिम्मत नहीं की और अभिभावक के रूप में वीर का नंबर डाल दिया।
अब क्या नया हंगामा है? आन्या ने धीरे से पूछा। वीर के बगल में बैठते हुए उसने स्पष्ट रूप से सुना कि यह इक्षिता के बारे में था, लेकिन विवरण नहीं जानती थी। कुछ नहीं, वीर ने हल्के से कहा, बस छोटी मोटी समस्याएं हैं, मैं जाकर उस छोटी लड़की को परिणामों को समझाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आन्या ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं, हम अभी बाद देश से वापस आए हैं और तुम यात्रा से थकी हुई हो, थोड़ा आराम करो, मुझे इसे संभालने दो। इसके अलावा चाहे तुम हो या सान्या, तुम दोनों में से कोई भी उसे संभाल नहीं सकता। इसका उल्टा असर हो सकता है। मेरे पास उससे निपटने के अपने तरीके हैं, वीर ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन तुम्हारी चचेरी साली के स्कूल तक गाड़ी चलाने में 1 घंटा लगता है, भले ही तुम तेज गाड़ी चलाओ, आने जाने में बहुत समय लगेगा। अगर बहुत देर हो जाए तो रात में वापस मत आना, वहीं रुक जाना। आन्या ने गंभीरता से विचार किया और फिर जाने का विचार छोड़ दिया। वह जानती थी कि इक्षिता से निपटने में वीर अधिक प्रभावी था। देखते हैं कि क्या समय होता है, वीर ने लापरवाही से कहा। सभी लड़कियों को पता था कि इक्षिता के साथ कुछ छोटी मोटी समस्याएं थीं, सिवाय साशा के। बाकी सभी इक्षिता को समझते थे और उनकी तुलना में इक्षिता वास्तव में पर्याप्त परिपक्व नहीं थी। गुरुजी, क्या कोई लड़ाई होने वाली है? छाया ने उत्सुकता से पूछा। वीर ने लाचारी से कहा, क्या तुम अभी भी एक लड़की जैसी लगती हो? गुरुजी, ये बस मेरा व्यक्तित्व है, आप जानते हैं, छाया ने नाखुशी से कहा। वीर गाड़ी चलाकर चला गया और लड़कियां खुलकर बातें करने लगीं। इक्षिता के साथ बहुत कुछ नहीं चल रहा था, बस कक्षा अध्यापिका माता पिता से बात करना चाहती थी। वीर व्यक्तिगत रूप से इक्षिता को सही रास्ते पर लाने और उसके व्यक्तित्व को नरम करने में मदद करने के लिए गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे आदर्श का करीबी दोस्त है, जिम्मेदारी, दृढ़ संकल्प और प्यार से भरा हुआ, एक वीर भावना के साथ, साशा ने आश्चर्य से कहा, आन्या की तारीफ करते हुए। वह हमेशा तुम्हारी देखभाल करने के बारे में सोचता है। सावधान रहना, ऐसा आदमी दुर्लभ है, किसी के द्वारा उसे छीनने की कोशिश करने से सावधान रहना। तुम ज्यादा सोच रही हो, छाया ने बीच में कहा। मेरा वीर एक वफादार आदमी है और किसी भी मोहिनी से नहीं डिगेगा। भले ही कोई मोहिनी कोशिश करे, वह उसका दिल नहीं जीत सकती, सान्या ने तिरस्कार के साथ साशा की ओर देखते हुए कहा। आन्या मदद नहीं कर सकी, लेकिन फायर फीनिक्स के बारे में सोचने लगी, जिससे वह बादेश में मिली थी। उसे बुरा एहसास हुआ। हालांकि फायर फीनिक्स अंततः विरोधी पक्ष में होगी, उसे राहत महसूस करनी चाहिए थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह वास्तव में उस परिदृश्य को होते हुए नहीं देखना चाहती थी। तुम्हारे आदर्श का करीबी दोस्त, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम्हारे पास वीर से जुड़ा कोई आदर्श कब से है? आन्या ने अपनी चिंता को दबाते हुए रुचि के साथ पूछा। कुछ नहीं, मैं बस बकवास कर रही थी, साशा ने लापरवाही से कहा। गुप्त रूप से सतर्क, खुद को वीर के साथ समझौते की याद दिलाते हुए, वह संहारक की संपर्क जानकारी प्राप्त करने के लिए एक शब्द भी लीक नहीं करेगी। आन्या ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, और वीर के बिना सान्या और साशा को अंतहीन बात करने में कोई शर्म नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वे जैसे को तैसा में हैं, हारने वाले पक्ष में नहीं होना चाहती, एक मौखिक नोकझोंक में लगी हुई थीं। इक्षिता के स्कूल में, कार्यालय भवन के एक कार्यालय में, इक्षिता की कक्षा अध्यापिका लीना सक्सेना काली स्टॉकिंग्स के साथ एक पेशेवर स्कर्ट पहने हुए खिड़की के पास खड़ी वाहनों और राहगीरों को देख रही थी, उत्सुकता से वीर के आने का इंतजार कर रही थी। हाँ, वह वीर के आने का इंतजार कर रही थी। वह कभी वीर से नहीं मिली थी और उसे नहीं जानती थी, और वीर भी उसे नहीं जानता था, लेकिन वह जानती थी कि इक्षिता द्वारा छोड़ा गया नंबर वीर का था। उसे कैसे पता चला? ये दूसरों के जानने के लिए नहीं था। वो अभी तक क्यों नहीं आया? जल्द ही पहुंचना चाहिए, है ना? समय को देखते हुए उसे जल्द ही स्कूल पहुंचना चाहिए, लीना सक्सेना ने खुद से बड़बड़ाया, बहुरूपदर्शक जैसी आंखों के साथ प्रत्याशा का संकेत देते हुए। वह आ गया। अंत में उसने वीर की आकृति को देखते हुए हल्की सांस छोड़ी। वीर ने लीना सक्सेना द्वारा दी गई लोकेशन का पालन किया, अपना रास्ता खोजा और दरवाजा थोड़ा खुला देखकर खटखटाया। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। प्रवेश करने पर उसने एक बच्चे के लिए अनुचित दृश्य देखा। उसने एक महिला को अपने गोरे शरीर का आधा हिस्सा खुला रखकर कपड़े बदलते हुए देखा। आह! लीना सक्सेना चिल्लाई, जल्दी से कपड़ों से अपने शरीर को ढक लिया। वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण उजागर नहीं हुआ था, वह बस सहज रूप से निवारक कार्रवाई कर रही थी। एक अजनबी ने उसे बदलते हुए पकड़ लिया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शर्म और तिरस्कार दिखाना चाहती थी। वीर के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वह बिना किसी भाव के घूम गया। तुम कौन हो? तुम बिना खटखटाए अंदर क्यों आए? लीना सक्सेना ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वीर के भाव नहीं बदले और वह कमरे से बाहर चला गया, कमरे की दिशा को देखते हुए, एक अकथनीय अभिव्यक्ति दिखाते हुए। क्या वो अब भी एक मर्द है? मुझे इस तरह देखकर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
ऐसा कैसे हो सकता है? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ये बहुत अजीब है, लीना सक्सेना ने हैरान होकर सोचा। उसने वीर पर एक मजबूत छाप छोड़ने के लिए, एक अच्छी शुरुआत करने के लिए ऐसा किया। उसने जानबूझकर ऐसा किया। जैसे ही वीर आया, कपड़े बदले। एक खूबसूरत महिला को कपड़े बदलते हुए देखकर कोई भी पुरुष अपनी कल्पना को जंगली होने देगा। इस गलतफहमी के साथ वीर के उसके लिए भावनाएं थीं या नहीं, यह मायने नहीं रखता, वह निश्चित रूप से खेद महसूस करेगा, है ना? जब तक उसे कुछ हासिल होता, वह संतुष्ट रहती। मुझे खेद है, मैंने कुछ नहीं देखा। दरवाजा बंद नहीं था। मैंने 2 बार खटखटाया, किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया। मैं इक्षिता शर्मा का अभिभावक हूँ। लीना सक्सेना ने कई बहानों के बारे में सोचा। वीर ऐसा कुछ कहेगा, है ना? उसे एक उचित बहाने की जरूरत थी, लेकिन वह निराश थी। जब तक तुम एक मर्द हो, तुम मेरी पकड़ से नहीं बच सकते। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती, लीना सक्सेना ने सोचा। उसकी आंखें उग्र थीं। एपिसोड 474। एयर होस्टेस का रक्षक। अपने कपड़े बदलने के बाद लीना सक्सेना ने दरवाजा खोला। उसकी पतली और सुंदर आकृति सीधी खड़ी थी और उसने अस्थायी रूप से पूछा, माफ करना, आप कौन हैं? नमस्ते, मैं इक्षिता शर्मा का अभिभावक हूँ। स्थिति को समझने के लिए यहाँ आया हूँ, वीर ने रूखेपन से कहा। ओह, मैं समझ गई, कृपया जल्दी अंदर आएं। लीना सक्सेना ने वीर को कार्यालय में गर्मजोशी से आमंत्रित किया, फिर दरवाजा बंद करने के बजाय थोड़ा खुला छोड़ दिया। कार्यालय का दरवाजा अक्सर खुला रहता था। जब कोई वहां होता था तो इसे अंदर से बंद करना असंभव था। कृपया पहले बैठ जाएं, क्या आप थोड़ा पानी लेंगे? लीना सक्सेना ने विनम्रता से कहा। यहाँ की स्थिति साधारण है, केवल पेय और चाय है। आप क्या लेना चाहेंगे? कोई ज़रूरत नहीं, वीर ने शांति से उत्तर दिया, फिर बैठ गया। फिर भी लीना सक्सेना ने वीर के पास पानी की एक बोतल रख दी, उदारता से कहा, आपके व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने की परेशानी के लिए खेद है। मैं वास्तव में असहज महसूस कर रही हूँ। यदि आप प्यासे हैं तो पहले एक घूंट लें। मैं अपने आतिथ्य में किसी भी कमी के लिए माफ़ी मांगती हूँ। धन्यवाद। वीर ने अपने सामने रखे पानी को देखा, लेकिन उसे पीने के लिए कोई हरकत नहीं की। मैं वास्तव में पहले के लिए माफ़ी मांगती हूँ। इस समय कोई शिक्षक और छात्र मेरे पास नहीं आते हैं, इसलिए मैं लापरवाह थी और हमेशा की तरह कपड़े बदलने की तैयारी कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से मुझे ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, लीना सक्सेना ने अजीब तरह से कहा। उसका चेहरा लाल हो गया, वह बहुत शर्मीली लग रही थी। वो स्वाभाविक रूप से वीर को जानती थी, लेकिन न जानने का नाटक कर रही थी। उसके मन में एक शिकायत थी, ये जानते हुए कि वीर से निपटना मुश्किल था, लेकिन आज उसका सामना करते हुए उसे लगा कि वह नुकसान में है। वीर बहुत कम बोला, जैसे कोई भिक्षु शांति से बैठा हो, जिससे कोई आसानी से निष्क्रिय स्थिति में आ जाए। एक अजीब माहौल बनाने के लिए उसने जानबूझकर जो हुआ था उसे उठाया। ये देखना चाहती थी कि वीर कैसे प्रतिक्रिया देगा। बस अभी। ओह, शर्मनाक नहीं, वीर ने खारिज करते हुए उत्तर दिया। लीना सक्सेना को गुस्सा आया। शर्मनाक नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर यह बात बाहर फैल गई तो उसका चेहरा कहाँ जाएगा? सहकर्मियों या छात्रों को पता चला तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। इतनी बड़ी बात, वीर ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, जिससे वह लगभग उसे कच्चा चबा जाना चाहती थी। एक लड़की की प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सोच बहुत आगे की है, लीना सक्सेना ने थोड़ी शिकायत की। क्या वाकई? वीर ने एक भौं उठाई, कहा, मुझे चिंता थी कि आप शर्मिंदा हो सकती हैं, इसलिए मैंने पुरानी बातें नहीं उठाई। साथ ही मुझे डर था कि आप बुरा महसूस करेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी खुली होंगी। थोड़ी भी चिंतित नहीं, और फिर भी इसे शर्मनाक कह रही हैं, नाटक कर रही हैं, है ना? हाँ हाँ, लीना सक्सेना ने अपना गुस्सा निगल लिया, कड़वाहट से हंसते हुए। इस हिसाब से उसने शुरू में काफी शर्मिंदगी दिखाई, अब फिर से बात को उठाते हुए, शर्मिंदगी कहाँ है? यदि यह वास्तव में शर्मनाक होता तो वह तुरंत इसे छिपाने के तरीकों के बारे में सोचती। वह अभी भी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले शब्दों को कैसे प्रकट कर सकती थी? उसने एक गहरी सांस ली, संक्षेप में विचार किया और कहा, मेरा मतलब है, आपको पहले जो हुआ उसके बारे में किसी को बताने की अनुमति नहीं है। आपने इसे देखा है, बस इतना ही। मैं दूसरों से गपशप नहीं सुनना चाहती, यह मेरी प्रतिष्ठा के लिए बुरा है। मुझे मत बताना कि आपने कुछ नहीं देखा, ये बकवास है। मैं पहले ही भूल चुका हूँ। इसके अलावा देखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मांस के 2 टुकड़े, कुछ खास नहीं, वीर ने उदासीनता से कहा। तुम एक अभिभावक के रूप में ऐसा कैसे कह सकते हो? लीना सक्सेना को थोड़ा गुस्सा आया। कोई भी महिला अपने शरीर पर किसी अन्य पुरुष से ऐसी नकारात्मक टिप्पणी सुनकर क्रोधित होगी, और वो कोई अपवाद नहीं थी। इसके अलावा उसकी आकृति बहुत अच्छी थी, ऐसे शब्द बहुत आहत करने वाले थे। कुछ भी आकर्षक नहीं, बस मांस के 2 लोथड़े। क्या वो अंधा है? उसकी भरी पूरी आकृति कहाँ सुंदर नहीं थी?
लीना सक्सेना बातचीत पर नियंत्रण करना चाहती थी, इसे एक मुद्दा बनाना चाहती थी, लेकिन खुद को हर जगह निष्क्रिय पाया। इसलिए उसने कपड़े बदलने के बारे में बात करना छोड़ दिया, बहुत अधिक नियंत्रण से बाहर महसूस करते हुए, और विषय बदल दिया। कहा, मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? इक्षिता शर्मा के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप इक्षिता के बड़े नहीं लगते? उसने अपनी आकृति को फिर से लाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह मूर्खतापूर्ण था, और भी अधिक शर्मनाक विशेषण सुनने के डर से। उसने एक कक्षा अध्यापिका की जिम्मेदारी को बरकरार रखा, काम के प्रति गंभीर दिखाई दी। मैं वीर वर्मा हूँ, मैं वास्तव में इक्षिता का बड़ा हूँ, एक रिश्तेदार, वीर ने लापरवाही से कहा। ये बकवास नहीं थी। इक्षिता के भविष्य के जीजा, कजिन इन लॉ के रूप में वह स्वाभाविक रूप से एक रिश्तेदार था। इस बार नकली नहीं है ना? मैं आपको चेतावनी देती हूँ, शिक्षकों को मूर्ख बनाने के लिए छात्र के रिश्तेदार का रूप धारण करना अवैध है। अगर मुझे पता चला कि आप नकली हैं, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और आपको गिरफ्तार करवा दूंगी, लीना सक्सेना ने चमकती आंखों से धमकी दी। पहले रूप धारण किया गया है। वीर को यह मनोरंजक लगने से खुद को नहीं रोक सका, यह इक्षिता वास्तव में कुछ भी कर सकती थी। 3 बार रूप धारण किया गया है, अगर आप नकली हैं, तो यह चौथी बार होगा, लीना सक्सेना ने शिकायत करते हुए कहा। इक्षिता कहाँ है? मैं विशेष रूप से इस लड़की को शिक्षित करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने रास्ते में फ़ोन किया, लेकिन बात नहीं हो सकी, वीर ने पूछा। समस्याग्रस्त बच्ची इक्षिता को जल्दी से सुझाने का फैसला किया। स्कूल में नहीं है, निश्चित रूप से, जहाँ वो आमतौर पर आवारागर्दी करती है, लीना सक्सेना ने गुस्से में कहा। आजकल के बच्चे अनुशासन की कमी और घर पर लाड़ प्यार के कारण स्कूल में अपना सारा विद्रोह निकालते हैं। क्लास छोड़ना, परीक्षा में नकल करना, शिक्षकों को मारना छोटी समस्याएं हैं। स्कूल आंखें मूंद लेता है। मैं प्रबंधन नहीं कर सकती, लेकिन जब जीवन सुरक्षा की बात आती है, तो मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। आखिरकार, मैं कक्षा अध्यापिका हूँ। पिछले हफ्ते एक छात्र की रेसिंग दुर्घटना, हालांकि उसकी जान बच गई, उसे जीवन भर के लिए अपंग बना गई। माता पिता ने हंगामा किया, पूरी तरह से स्कूल को दोषी ठहराया। यह मामला अभी शांत हुआ है। ये छात्र अमीर बच्चों के नेतृत्व में सबक नहीं सीखते हैं, बल्कि अधिक मुसीबत को उकसाते हैं, यातायात और खुद के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं। इसलिए माता पिता को इन मामलों को संभालने के लिए कहना मेरा दायित्व है। इक्षिता हमारी कक्षा की सबसे शरारती छात्रा है। सुरक्षा चिंताओं के लिए आपको चौकस रहना होगा। साथ ही आपकी जानकारी दर्ज की जाएगी। इक्षिता ने फॉर्म पर आपको अभिभावक के रूप में सूचीबद्ध किया है। यदि इक्षिता की समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप जिम्मेदार होंगे। यदि आप एक नकली रिश्तेदार हैं और कुछ होता है, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। लीना सक्सेना ने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया। चिंता मत करो, मैं नकली रिश्तेदार नहीं हूँ, वीर ने फिर से जोर दिया। टीचर लीना, चलो साथ में खाना खाते हैं। इस बिंदु पर एक खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी, जब एक सुंदर शिक्षिका लीना सक्सेना के कार्यालय में चली आई। इंटरपोल। सुंदरी ने वीर को देखते ही ये शब्द बोले, स्पष्ट रूप से उसे यही पुकारा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एपिसोड 475, सावधान, ये जहरीला है। लीना सक्सेना के कार्यालय में प्रवेश करने वाली महिला सोनिया थी, जो एक शिक्षिका भी थी, जिसने उस समय नृत्य पाठ्यक्रम पढ़ाया था जब वीर देश में था, क्योंकि वह वही एयर होस्टेस थी जिसे वीर ने आतंकवादी हमले के दौरान हवाई जहाज से बचाया था। सोनिया अभी अभी स्कूल आई थी और उसे शिक्षकों और छात्रों की प्रारंभिक समझ थी। वह लीना सक्सेना के साथ काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल रही थी। नई आई हुई लीना सक्सेना वह शिक्षिका थी जिसके वह सबसे करीब थी, इसलिए वह लीना सक्सेना को साथ खाने के लिए आमंत्रित करने आई थी। लेकिन वीर को देखकर वह तुरंत दंग रह गई। बिना सोचे समझे इंटरपोल बोल पड़ी। उस समय जब वीर लोगों को बचा रहा था, उसने यात्रियों की भावनाओं को जल्दी से स्थिर करने के लिए इंटरपोल एजेंट होने का दावा किया था, एक भरोसेमंद पहचान जिसे उसने लापरवाही से चुना था। इंटरपोल अधिकारी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको यहाँ देखूंगी, सोनिया ने कहा, खुश और प्रशंसा दोनों भावों के साथ। ये प्रशंसा स्पष्ट थी। विमान पर वीर का प्रदर्शन असाधारण था। स्वाभाविक रूप से उसे एक नायक के रूप में देख रही थी। ये तुम हो, तुम वो एयर होस्टेस हो। वीर ने अच्छी याददाश्त के साथ उस महिला को आसानी से पहचान लिया जिससे वह एक बार मिला था। इंटरपोल अधिकारी, आपको अभी भी मैं याद हूँ। ये बहुत अच्छा है, मैं सोनिया हूँ, सोनिया ने खुशी से कहा। तुम शिक्षिका क्यों बन गई? पेशा बदल लिया? वीर ने विनम्रता से सिर हिलाया, यह अजीब महसूस करते हुए कि सोनिया ने उसे कैसे संबोधित किया, और समझाया, मैं इंटरपोल एजेंट नहीं हूँ, मैंने बस यात्रियों को शांत करने के लिए एक बहाना ढूंढा था। कृपया मुझे अब वह न बुलाएं। आप इंटरपोल अधिकारी नहीं हैं, सोनिया ने आश्चर्य में कहा। माफ़ी मांगते हुए, आपको गलत बुलाने के लिए खेद है। कोई बात नहीं, वीर ने स्वीकार किया। सोनिया ने अजीब तरह से कहा, आतंकवादी हमले ने मुझे लगभग डरा दिया था, मेरे दिल में एक छाया छोड़ दी।
इसलिए मैंने एयर होस्टेस बनने की हिम्मत नहीं की और एक आसान काम में बदल गई। मैं काफ़ी समय से एक मनोवैज्ञानिक को दिखा रही हूँ। आप मुझे नीची नज़र से नहीं देखेंगे, ये सोचकर कि मैं काया हूँ, है ना? बिल्कुल नहीं, वीर ने लाचारी से कहा, सोनिया की कृतज्ञता से थोड़ा अभिभूत महसूस करते हुए। इसके अलावा सोनिया की पसंद का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे उसके रवैये की परवाह क्यों करनी चाहिए, इस तरह से व्यवहार करना कि उसके तिरस्कार का डर हो? उसने बस लापरवाही से काम किया और सोनिया को बचा लिया, लेकिन उसे एक रक्षक के रूप में मानने की उसकी अतिरंजित प्रतिक्रिया थोड़ी बहुत स्पष्ट थी। वीर के लिए स्थिति नगण्य थी, लेकिन सोनिया के लिए, जिसने कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे थे, ये भयानक था। उसे अभी भी बुरे सपने आते हैं जो सपनों में बदल जाते हैं। आतंकवादियों की बंदूक की नोक के नीचे वीर द्वारा उसे बचाने की छवि उसके दिल में गहराई से बस गई। बेशक उसके दिमाग में वीर एक बड़ा नायक था, और यह उसका छोटा सा रहस्य है। ये सुनकर कि वीर ने यात्रियों को शांत करने के लिए इंटरपोल अधिकारी होने का नाटक किया, वह प्रसन्न हुई। वीर की वीर आकृति की उसकी मान्यता को सुदृढ़ किया। यदि यह एक नियमित व्यक्ति होता तो वे केवल अपनी परवाह करते और दूसरों की मदद नहीं करते। दूसरों की मदद करने के ऐसे कार्य दुर्लभ हैं। मेरे नायक होने के योग्य, इतना जिम्मेदार, सोनिया ने उत्साह से सोचा। आप एक दूसरे को जानते हैं? लीना सक्सेना संकोच से मुस्कुराई, अंदर से बेहद कड़वाहट महसूस कर रही थी। कम से कम वीर ने उसे कोई अच्छी अभिव्यक्ति नहीं दिखाई, जबकि वह सोनिया के प्रति विनम्र था, जिसने स्वाभाविक रूप से उसे परेशान कर दिया। सोनिया ने जल्दबाजी में कहा, लीना दीदी, हम पहले एक बार मिले थे, वास्तव में परिचित नहीं हैं। वो वीर वर्मा है, मेरे छात्रों में से एक का रिश्तेदार, इंटरपोल एजेंट नहीं। इसे फिर से गलत मत समझना। लीना सक्सेना हंसी और समझाया। उनकी बातचीत से उसने उनके परिचित होने की प्रक्रिया का अनुमान लगाया, हालांकि विवरण नहीं जानती थी। वीर का नाम जानकर सोनिया बहुत खुश हुई। सावधानी से पूछा, वीर भाई, क्या मैं आपको ये बुला सकती हूँ? आप मेरे जीवन रक्षक हैं। क्या आपके पास समय है? मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपको भोजन पर आमंत्रित करना चाहूंगी। खैर, मेरे पास कुछ काम है, इसलिए मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, वीर ने विनम्रता से मना कर दिया। वो बहुत हैरान था कि सिर्फ एक मुलाकात के बाद उसने उसे वीर भाई क्यों कहा। इतना करीब होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि सोनिया ने उम्मीद से बात की, वह बेरहमी से मना नहीं कर सकता था, ये कहते हुए कि उसे ऐसा बुलाना अनुचित है। मैं समझती हूँ, सोनिया ने निराशा से कहा। लीना दीदी, वीर भाई को क्या काम है? यह इक्षिता के मुद्दों के बारे में है, जैसा कि तुम जानती हो, लीना सक्सेना ने लाचारी से कहा। वह इक्षिता का रिश्तेदार है, इसलिए मैंने इक्षिता द्वारा दिए गए फ़ोन नंबर का उपयोग करके उसे घटनाओं को रोकने के लिए खुद को नियंत्रित करने के लिए बुलाया। सोनिया ने थोड़ा बेहतर महसूस किया, ये देखकर कि वीर उसे मना करने के लिए सिर्फ बहाना नहीं बना रहा था, बल्कि वास्तव में उसके पास कुछ काम था। लीना सक्सेना के अपने विचार थे, गुप्त रूप से सोच रही थी। वीर ने सोनिया को बचाया है, ये जोड़ते हुए कि सोनिया, इतनी अमीर लड़की, वीर के प्रति अनुकूल महसूस करती होगी। उसकी अभिव्यक्ति एक मूव भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। वीर के करीब जाने के लिए उसकी भावनाओं का उपयोग करना अच्छा हो सकता है। वीर, मुझे लगता है कि चलो एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, भोजन करते हैं, और सोनिया को अपना आभार व्यक्त करने देते हैं। हम भोजन के दौरान इक्षिता के मामले के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा, इक्षिता शाम के पास स्कूल के पश्चिमी उपनगरों में दौड़ती है। मुझे यकीन है कि वह वहां दिखाई देगी। अभी मुझे नहीं पता कि इक्षिता कहाँ है, लीना सक्सेना ने सुझाव दिया। अभी भी समय है, खाने के बाद आप इक्षिता को ढूंढ सकते हैं, समय सही बैठता है। सोनिया ने कृतज्ञतापूर्वक लीना सक्सेना की ओर देखा, ये सोचते हुए कि लीना सक्सेना ने जानबूझकर उसे वीर से मिलने का मौका दिया। वीर भाई, लीना दीदी सही कह रही हैं, आपको क्या लगता है? सोनिया ने सावधानी से पूछा। ठीक है। वीर ने एक पल के लिए विचार किया और सहमत हो गया, सहमत होने के लिए अन्य विचार रखते हुए। बहुत बढ़िया, सोनिया धीरे से खुश हुई। लीना सक्सेना के आसपास अजीब महसूस नहीं कर रही थी, जिससे उसे वीर को और समझने और संवाद करने की अनुमति मिली। चलो जल्दी चलते हैं, सोनिया ने उत्सुकता से कहा। तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं सफाई करके मिलती हूँ, लीना सक्सेना ने कहा। वीर और सोनिया पहले बाहर गए, जबकि लीना सक्सेना का ध्यान वीर के सामने रखी पानी की बोतल पर था। लीना सक्सेना ने पानी को बालकनी पर एक गमले में डाल दिया। फिर वह चली गई। कुछ ही समय बाद, लीना सक्सेना के कार्यालय में पालतू जानवर के रूप में रखी गई एक बड़ी काली बिल्ली गमले में पेय को चाटने के बाद 2 बार बुरी तरह से म्याऊं करके जमीन पर गिर गई, मर गई। एपिसोड 476, इरादे वाला फूल। एपिसोड 476, इरादों वाला फूल। वीर वर्मा, सोनिया और लीना सक्सेना सोनिया की अगुवाई में एक रेस्तरां में पहुंचे। वीर भाई, आपको खाने में क्या पसंद है? मैं आपके लिए ऑर्डर कर देती हूँ, सोनिया ने उत्साह से पूछा, ये देखकर कि वीर को ऑर्डर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ भी मंगा लो,
वीर ने उदासीनता से उत्तर दिया, तुम ही तय कर लो, कुछ और डिशेज भी मंगा लेना, लीना ने बात संभालते हुए कहा। वीर के रवैये को देखकर कोई भी इस तरह का खाना खाते समय असहज महसूस करेगा। सोनिया के पास ऑर्डर करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने थोड़ी वाइन भी मंगाई। जल्द ही मेज स्वादिष्ट व्यंजनों और बेहतरीन वाइन से भर गई। वो अमीर थी और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी मजबूत था, लेकिन उसे बिजनेस करना पसंद नहीं था। उसने अपना लगभग पूरा ध्यान जीवन का आनंद लेने में लगा दिया था। एयर होस्टेस बनना एक शौक था और अब डांस टीचर बनना जीवन का एक और अनुभव था। यही वो आम अमीर लड़कियों से अलग थी। वीर की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उसने सबसे महंगा रेस्तरां नहीं चुना, बल्कि एक ठीक ठाक जगह चुनी थी। वीर का रवैया बहुत अच्छा नहीं था, जिससे सोनिया काफी निराश थी। आखिर वह एक सुंदर युवती थी। उसने हर मोड़ पर वीर की भावनाओं का सम्मान किया, लेकिन बदले में उसे एक मुस्कान तक नहीं मिली, जो उसे निराशाजनक लगा। ऐसा व्यक्तित्व, कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे सपनों का नायक था जिसने बुरे सपनों को दूर भगा दिया, सोनिया ने सोचा। और वीर की उदासीनता से असहज होने के बजाय उसके लिए उसकी प्रशंसा और भी बढ़ गई। उस विनाशकारी आतंकवादी हमले के बाद से उसे अक्सर बुरे सपने आते थे। उन सपनों में वह वीर को खतरे को दूर भगाते हुए देखती थी। ऐसे मानसिक दबाव में वह वीर से दोबारा मिलने के लिए बेताब थी और उसे आश्चर्य हुआ कि वह अब उससे मिल भी ली। दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन उससे मिल पाना शायद किस्मत ही है, सोनिया ने मन ही मन सोचा। उस समय जब उसने आन्या, दुष्यंती और 5 महिलाओं को वीर के साथ एयरपोर्ट से निकलते देखा था, तो उसने बस एक झलक देखी थी, इसलिए वह आन्या को पहचान नहीं पाई थी, वरना वो आन्या सिंघानिया को पहले ही पहचान लेती। हालांकि उस दृश्य को याद करते हुए, जब वीर उस समय कई सुंदरियों से घिरा हुआ था और अब उसका रवैया उसके प्रति दोस्ताना नहीं था, तो उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसकी सुंदरता के प्रति वीर की उदासीनता कुछ ऐसी थी जिसे वह स्वीकार कर सकती थी। साथ ही वह ये चिंता किए बिना नहीं रह सकी कि क्या वीर अब शादीशुदा है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने विचारों को जुबान पर नहीं लाया। सोनिया का दिमाग उलझन में था। वह बेतरतीब ढंग से कई चीजों के बारे में सोच रही थी। वीर ने सोनिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे कोई विशेष आवश्यकता महसूस नहीं हुई, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सोनिया की भावनाओं की परवाह नहीं थी। वह यह नहीं जानता था कि उस समय गोलीबारी से सोनिया को बचाने के उसके कार्य ने सोनिया की आत्मा में उसकी छवि अंकित कर दी थी। लीना स्वाभाविक रूप से सोनिया के दिल में चल रही भावनात्मक उथल पुथल को महसूस नहीं कर पाए। वीर भाई, मेरी जान बचाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए जाम उठाती हूँ, सोनिया ने अपना गिलास उठाते हुए कृतज्ञता के साथ कहा। ठीक है। वीर ने अपना गिलास उसके गिलास से टकराया। मुस्कुराते हुए चेहरे वाले किसी व्यक्ति के प्रति कठोर होना मुश्किल होता है। सोनिया ने खाते हुए और लापरवाही से फिर भी बड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा, वीर भाई, आप काम क्या करते हैं? मैं, वीर ने एक पल सोचा और उदासीनता से उत्तर दिया, मैं मारने का धंधा करता हूँ। आह, सोनिया चौंक गई और सदमे में चिल्लाई, मारने का धंधा? ये कैसा काम है? जैसे ही उसने ये पूछा, उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी उम्मीद थी, वीर के चरित्र पर विश्वास करते हुए, इसलिए उसने वास्तव में यह नहीं सोचा कि वीर का काम हत्या करना है, ये कुछ और होना चाहिए। वीर ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। उसने ऐसा सोनिया को थोड़ा शांत करने के लिए कहा था, ताकि वह बहुत ज्यादा न पूछे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह विफल हो गया। हत्या का काम, ये कैसे संभव है? हत्यारों की दुनिया में उसके कौशल को देखते हुए अंडरवर्ल्ड में ऐसी कोई हस्ती नहीं है। लीना ने वीर के शब्दों का अर्थ अलग निकाला, जो सोनिया को टालने के लिए थे। उसकी खूबसूरत आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। वीर ने स्वाभाविक रूप से लीना की आंखों में वह चमक पकड़ ली, लेकिन उसने कोई अलग भाव नहीं दिखाया। सोनिया ने लगातार कई सवाल पूछना जारी रखा, जिसे वीर ने लापरवाही से खारिज कर दिया, जिससे सोनिया को और अधिक हताशा महसूस हुई। इस प्रकार भोजन समाप्त हो गया। सुश्री सोनिया, आपके शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद, लेकिन अब देर हो रही है, इसलिए मैं चलता हूँ, वीर ने विदा लेते हुए कहा। साथ ही विमान की घटना पर बहुत अधिक विचार न करें, वह खत्म हो गया, उसे खत्म ही रहने दें। कोई परछाई न रखें और मुझे अपना जीवन रक्षक न समझें। मैंने बस आपको बचाने के लिए काम किया। आपको कृतज्ञ महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वास्तव में हैं, तो इस भोजन को अपना धन्यवाद मानें। इसके अलावा जब मैंने आपको बचाया तो मैंने कृतज्ञता की उम्मीद नहीं की थी, है ना? उसने ये कहा और फिर जाने के लिए मुड़ गया। उसका मतलब काफी स्पष्ट होना चाहिए था, है ना? सोनिया की छोटी सी प्रशंसा को जल्द ही छोड़ दिया जाना चाहिए, इससे पहले कि यह उसे नुकसान पहुंचाए। आखिर उनके दोबारा मिलने की संभावना बहुत कम है, इसलिए चीजों को अभी स्पष्ट करना बेहतर है। सोनिया स्वाभाविक रूप से वीर का मतलब समझ गई और उसकी निगाहें तुरंत धुंधली हो गईं। वीर को दूर जाते हुए देखकर वह वहां खालीपन से खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि वह तुम्हें पसंद करती है, फिर भी तुम कुछ न जानने का नाटक करते हो, और अब तुम ऐसी बातें कहते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? सोनिया ने बहुत शिकायत के साथ सोचा। निराशा में एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार उसका पीछा करने की हिम्मत जुटाई। वीर भाई, क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? सोनिया ने बहुत उम्मीद के साथ पूछा। माफ़ करना, मैं फ़ोन का उपयोग नहीं करता, इसलिए मेरे पास नंबर नहीं है। वीर ने एक पल सोचा और एक बहाना ढूंढ लिया। ऐसा बहाना बहुत कुछ कह गया। बहुत ज़्यादा तीखा होने और सोनिया को चोट पहुंचाने से बचने के लिए उसने ये कहना चुना। वीर चला गया। सोनिया दंग रह गई, लगभग अविश्वास की हद तक सुन्न हो गई। हाँ, आमतौर पर लोग मुझसे मेरा नंबर मांगते हैं। अब इसके विपरीत मैंने पेशकश की और उसने नहीं दिया। सोनिया खुद पर हंसी, उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। क्या तुम ठीक हो? लीना ने उसे धीरे से सांत्वना दी। उसने खुद वीर के शब्द सुने थे क्योंकि वो सोनिया के साथ बाहर आई थी। उसने एक पल के लिए सोचा, लेकिन अभी भी सोनिया को वीर का फ़ोन नंबर बताने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सिर्फ एक अमीर लड़की होने से उसकी नज़र तुम पर नहीं पड़ेगी, है ना? हाँ, ये संभव नहीं है। लीना ने मन ही मन सोचा। उसकी निगाहें वीर की जाती हुई आकृति पर टिकी थीं। मैं ठीक हूँ। सोनिया फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, एक कृतज्ञ मुस्कान के साथ लीना की सांत्वना की सराहना की। क्या हम ड्रिंक के लिए चलें? उसने आमंत्रित किया। ठीक है, लीना ने बहुत निर्णायक रूप से उत्तर दिया। मुझे शायद यह नहीं पता कि तुम मुझे नीची नज़र से क्यों देखते हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और तुम्हें मुझे अलग नजरिया से देखने पर मजबूर कर दूंगी। सोनिया ने अपने दिल में बहुत अनिच्छा के साथ सोचा। एपिसोड 477। पोते ने गलती मानी। वीर कार चला रहा था। जैसे जैसे रात धीरे धीरे गहरा रही थी, वो उस जगह की ओर बढ़ रहा था जहां लीना ने बताया था कि इक्षिता शर्मा होगी। उसने इक्षिता को 2 बार कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन सीधे बंद था और वह एक कड़वी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। उसने सोनिया द्वारा लाई गई परेशानियों को अपने दिमाग के पिछले हिस्से में डाल दिया और लीना के बारे में सोचने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। हालांकि वह लीना की पहचान नहीं जानता था, लेकिन वह एक बात के लिए निश्चित था। लीना साधारण नहीं थी, सिर्फ एक शिक्षिका नहीं। यह उन कारणों में से एक था कि वह सोनिया के साथ भोजन करने गया था, लीना को और अधिक देखने के लिए। क्या यह एक सहयोग था, या वह जानबूझकर इक्षिता के पास दिखाई दी? वीर बड़बड़ाया। शहर के बाहरी इलाके में एक खुली जगह थी, एक ऐसी जगह जहां अमीर बच्चे अक्सर अपनी कारों की रेस लगाते थे। इस समय आलीशान कारें जमा थीं, फैशनेबल युवक और युवतियां एक साथ भीड़ लगाए हुए थे और एक कार रेस होने वाली थी। वीर अपनी कार में वहां दिखाई दिया, और जब उसने इक्षिता को कांच के माध्यम से देखा तो उसने उसे पुरुषों और महिलाओं के एक समूह के बीच देखा। तभी उसने कार रोकी और सीधे इक्षिता की ओर चला गया। खटारा डिब्बा, ये कहाँ से आया? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक आलीशान कार चला रहे हो जो ठीक है, तुम हमारे समूह में शामिल हो सकते हो? जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। यहाँ तक कि पुलिस भी हमसे उलझने की हिम्मत नहीं करती। हमारी रेस के रास्ते में मत आओ। एक भड़कीला युवक ऊपर आया। वीर की कार को सड़क के बीच में खड़ा देखकर तुरंत असहमति जताई और अहंकारपूर्वक अपना तिरस्कार व्यक्त किया। दफा हो जाओ, वीर ने नाखुशी से कहा। बच्चे, क्या तुम अहंकारी हो? क्या तुम हमारे सामने दिखावा करना चाहते हो और मौत को ढूंढ रहे हो? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं एक कॉल कर सकता हूं और तुम्हें शांत करने के लिए 10 से 15 दिन हवालात में बिताने पर मजबूर कर सकता हूं? भड़कीले युवक ने धमकी दी और मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कौन हैं? और फिर भी तुम मुझसे दफा हो जाओ कहने की हिम्मत करते हो? तुम शायद जीना नहीं चाहते। बोलते हुए भड़कीले युवक ने तेजी से अपना हाथ वीर के चेहरे की ओर घुमाया। हाँ, पास के पुरुष और महिलाएं जोर से हंसे, अवमानना और उपहास से भरे हुए। ऐसा लग रहा था कि वे पहले से ही अगले ही पल वीर को भड़कीले युवक के पैरों पर घुटने टेकते और दया की भीख मांगते हुए देख रहे थे। वीर के चेहरे का भाव नहीं बदला क्योंकि उसने भड़कीले युवक की कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। भड़कीले युवक ने संघर्ष किया, उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था, लेकिन वह वीर की पकड़ से खुद को मुक्त नहीं कर सका। लानत है, तुम मुझे भींचने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? युवक चिल्लाया। आह! तुरंत युवक सिसकने लगा, चिल्लाया, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। वीर ने थोड़ा जोर लगाया, जिससे युवक को इतना दर्द हुआ। उसकी निरंतर बदतमीजी सुनकर वीर ने और जोर से दबाया। आह! भड़कीला युवक चिल्लाया, उसकी आवाज़ हलाल किए जा रहे सूअर की तरह तेज थी। लड़के, तुम जंगली व्यवहार करने की हिम्मत कर रहे हो, जल्दी से लकी भाई को छोड़ दो, युवक के साथियों ने चिल्लाया। मालिक, युवक के अंगरक्षक ने चिल्लाया, वीर को जानलेवा इरादे से देखते हुए। लड़के, गलती मत करो, जाने दो और सजा स्वीकार करो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। लकी जुनेजा नाम का ये भड़कीला युवक एक प्रसिद्ध दूसरे पीढ़ी का रईस जादा था, जो आमतौर पर अहंकारी था।
वह उन लोगों को पीटता था जो उसे देखते ही नापसंद आ जाते थे, जैसे कि यह कोई दिनचर्या हो। दूसरों को धमकाना उसकी पहचान बन गई थी। रेसिंग सर्कल में एक सर्जक के रूप में उसकी रईस हैसियत ने उसे बेहद अहंकारी बना दिया था। जब उसने वीर के खुलेआम आगमन और सड़क के बीच में पार्किंग को देखा तो उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। लेकिन इस बार लकी जुनेजा का दिखावा करने का मौका चला गया था। वह एक बाधा से टकरा गया था। कड़क सभी की धमकियों और चिल्लाहट को सुनकर वीर ने जोर से पकड़ा, सीधे लकी जुनेजा की कलाई की हड्डी तोड़ दी। आह! लकी जुनेजा की चीख उन्मादी थी, जिसने सभी को उनकी गर्मागर्म बहस से वापस खींच लिया और उन सभी की आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। क्या हुआ? यहाँ जंगली व्यवहार करने की हिम्मत कौन करता है? क्या तुम पागल हो? भीड़ असंतुष्ट होकर वीर को घेरने लगी। आसपास के लोगों ने लकी जुनेजा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखी और एक कठोर शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, जो लकी जुनेजा की चीखों से रिस रहा था। लकी जुनेजा को चोट पहुंचाने का मतलब था कि वह जीना नहीं चाहता। इतना साहसी कौन था? लकी जुनेजा अनजाने में जमीन पर घुटने टेक गया। उसकी पैंट में एक गर्म धारा फैल गई। मालिक, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे असली मालिक हैं, असली दादाजी से भी ज्यादा करीब। लकी जुनेजा के दांत किटकिटा रहे थे, उसका शरीर फड़क रहा था, दर्द के कारण उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं। वह जानता था कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा लिया है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, कम से कम कोई इतना साहसी जो उसे नुकसान पहुंचा सके। वह भयभीत था, रुक रुक कर भीख मांग रहा था। श्रीमान, मुझे आपको नाराज नहीं करना चाहिए था, मुझे जाने दो। मेरा तुम्हारे जैसा बेकार पोता नहीं है। अगर तुमने फिर से बेमतलब बकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। जी, पोता अपनी गलती जानता है। कृपया मालिक, मुझे जाने दो, मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। लकी जुनेजा रोया, दर्द से आंसू बह रहे थे। वीर ने लकी जुनेजा को छोड़ दिया, जो ऐंठा और बेहोश हो गया। खैर, ये दर्द के कारण था, एक व्यापक पीड़ा ने उसे बेहोश कर दिया। उसने कभी इस तरह का दर्द नहीं सहा था, मौत से भी बदतर। लकी भाई, जल्दी 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 उन्हें अस्पताल ले चलो। लकी जुनेजा के लोग हैरान, चिंतित थे और अच्छी तरह जानते थे कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। उनके पास जल्दबाजी में भागने से पहले वीर को धमकाने का समय भी नहीं था। एक बार जब लकी जुनेजा चला गया तो आसपास हंगामा मच गया। वह कौन है? वह बहुत अहंकारी है ना? हालांकि मुझे लकी जुनेजा पसंद नहीं है, फिर भी हम एक ही शकल में हैं। लकी जुनेजा के चेहरे पर तमाचा मारना हमारे गाल पर तमाचा मारने जैसा है। उनके दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। हालांकि एक बात एकमत थी, वीर के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी, केवल द्वेष और घृणा थी। वीर को इन लोगों की राय की परवाह नहीं थी। उसकी नज़रों में वे बस अज्ञानी लोग थे, अपने माता पिता की चमक के नीचे अपनी कथित जवानी को बर्बाद कर रहे थे, बस फूले हुए परजीवियों का एक झुंड। यदि लकी जुनेजा की अज्ञानता न होती तो वह मारने का विचार कर लेता। अभी भी बाहर नहीं आ रही हो, छिप रही हो और रेंग रही हो, मेरे तुम्हें बाहर बुलाने का इंतजार कर रही हो, वीर ने एक विशेष दिशा की ओर अधिकार के साथ कहा। इक्षिता ने वीर को बहुत पहले ही देख लिया था, इसलिए वह किसी के पीछे छिप गई थी। वीर की आवाज पर बाहर निकलते ही डर के मारे कांप रही थी। वह अब काफी डरी हुई थी। कभी कभी वीर उसके साथ सामंजस्य बिठा लेता था, लेकिन कभी कभी वह उसके बड़े चचेरे भाई से भी ज्यादा डरावना हो सकता था। स्वाभाविक रूप से वह डर गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वीर ने उसे कैसे ढूंढा। उन मिस्ड कॉल्स के बारे में सोचते हुए वो थोड़ा थोड़ा समझ गई। एपिसोड 478, इक्षिता का दूर का रिश्तेदार। इक्षिता दबे पांव, अपनी पलकें झुकाए, अपने पैरों को घूरते हुए वीर की ओर चली। उसका सतर्क, कांपता हुआ रूप बिल्कुल भेड़िए के मुंह पर एक छोटे मेमने जैसा था, जिससे हर कोई हैरान रह गया। क्या ये वास्तव में निडर और साहसी इक्षिता है? वह ऐसी कैसे बन गई? यह अजीब है। वो व्यक्ति वास्तव में कौन है? क्या वे वास्तव में इतने डरावने हैं? भले ही उसने लकी जुनेजा की पिटाई कर दी हो, लेकिन यह निश्चित है कि लकी जुनेजा बाद में बदला लेगा। आखिर हम कानूनों के समाज में हैं। किसी की व्यक्तिगत युद्ध क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे सिर्फ एक जानवर हैं। वे बंदूकों और गोला बारूद के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? आसपास की भीड़ ने चुपचाप कानाफूसी की। वे हंसना चाहते थे लेकिन हंस नहीं सके। इक्षिता के हाव भाव से वे पहले ही बता सकते थे कि वीर साधारण नहीं था, क्योंकि इक्षिता उनमें से बड़ी दीदी थी, जिसमें ऐसा साहस था जिसका वे मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर बड़ी दीदी ही वीर के सामने इतनी डरपोक थी, तो वे गहरी सांस लेने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? उदाहरण के लिए, पिछली बार जब उन्होंने पुलिस की गाड़ी को हाईजैक करने की कोशिश की थी। अंत में यह इक्षिता ही थी जो पुलिस के साथ उलझ गई ताकि उसके साथियों को भागने का मौका मिल सके। उन्होंने सोचा था कि इक्षिता बस विनम्रता से खुद को पुलिस द्वारा पकड़े जाने देगी, लेकिन इक्षिता ने जमकर मुकाबला किया, जिससे 2 पुलिस वाले अस्पताल पहुंच गए।
अंत में अदिति चौहान को पता चला और उसने इक्षिता की जमानत करवाई। ऐसा अपराध अगर किसी और पर पड़ता तो कम से कम उनकी खाल उधेड़ देता। फिर भी इक्षिता को विभिन्न कारणों से जरा सा भी परिणाम नहीं भुगतना पड़ा, जिससे वह निर्विवाद बड़ी दीदी बन गई। अगर बड़ी दीदी वीर के सामने इतनी डरपोक थी तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वीर की पृष्ठभूमि असाधारण है? इस विचार के साथ वे और अधिक सोचने से खुद को नहीं रोक सके। क्या इसका मतलब ये भी है कि लकी जुनेजा की पृष्ठभूमि भी वीर की तुलना में कुछ भी नहीं है और वह केवल बदला लेने की हिम्मत किए बिना अपना गुस्सा निगल सकता है? ऋतिक, जुबिन और काव्या, जो इक्षिता के करीब थे, नाखुश दिखे और आपस में कानाफूसी करने लगे। आज ऋतिक का जन्मदिन था और जो लोग करीब से जुड़े थे उन्होंने पूरे दिन खूब मस्ती की थी। दोपहर में रेसिंग और शाम के लिए प्रमुख गतिविधियां नियोजित थीं। जुबिन और काव्या एक प्रेमी जोड़ा थे, लेकिन इस समय जुबिन के पैर कांप रहे थे, जो एक असामान्य डर दिखा रहे थे। क्या हुआ? काव्या ने जुबिन का हाथ पकड़ते हुए हैरानी से पूछा। हाँ, उसे देखकर तुम इक्षिता से भी ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऋतिक ने भी उस पर एक हैरान नजर डाली। कुछ नहीं, जुबिन ने एक जटिल स्वर में उत्तर दिया। उसका गला थोड़ा सूखा था। कुछ नहीं। अरे यार, हम अंधे नहीं हैं। खुद को देखो, तुम क्या बन रहे हो? ऋतिक ने उस पर दबाव डाला। क्या उसकी पृष्ठभूमि इतनी भयानक है? काव्या ने आश्चर्य से घूरते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, जुबिन ने बिना मन के कहा। जुबिन की बोलने की अनिच्छा को देखकर ऋतिक और काव्या ने आगे दबाव नहीं डाला। हालांकि वीर की ओर उनकी निगाहें बहुत अधिक आश्चर्य से भरी थीं, लगातार सोच रही थीं कि क्या वीर की वास्तव में कोई शानदार पृष्ठभूमि है। उन दोनों को पता नहीं था कि जुबिन क्या सोच रहा था। इस समय उसके दिल में दो शब्द पुकार रहे थे, शब्द जो अभी उसके होठों पर नहीं आए थे, महानायक। उसे एक घटना स्पष्ट रूप से याद थी। वीर की आवाज को तुरंत पहचानते हुए उसके पिता राजेश खन्ना थे, जो सिंघानिया ग्रुप के पूर्व शेयरधारक थे। एक अपहरण की घटना के दौरान यह वीर ही था जिसने उसे बचाया था, इसलिए उस आवाज की याद उसकी आत्मा में अंकित थी। वो उस अनुभव को भूल नहीं सकता था। हालांकि उसने कभी वीर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसने आवाज से उस गहरे दबे हुए छायादार अतीत को तुरंत याद कर लिया। जुबिन को बार बार चेतावनी दी गई थी कि वह उस मामले के बारे में एक शब्द भी लीक न करे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो एक अतिरिक्त शब्द भी नहीं बोलेगा। क्या हम बस यहाँ खड़े रहने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे? काव्या ने अपनी नज़रों से ऋतिक की राय मांगी। चलो वहाँ चलते हैं। किसी न किसी तरह हमें इक्षिता का समर्थन करना होगा। अगर वह जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है तो ठीक है, अगर वह असभ्य और अहंकारी है तो हम भी कमजोर नहीं हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि वह अकेले पूरे समूह को हरा सकता है। ऋतिक ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद फैसला किया। ऋतिक सबसे पहले आगे बढ़ा और काव्या एक अनिच्छुक जुबिन को साथ खींच ले गई। जीजू, बहुत दिनों बाद मिले। आप अभी भी हमेशा की तरह हैंडसम हैं। क्या आप और बड़ी चचेरी बहन बादेश नहीं गए थे? आप वापस कैसे आ गए? इतने लंबे समय तक आपको न देखने के बाद मुझे वास्तव में आपकी याद आई। इक्षिता ने वीर के पास पहुंचते ही धीरे से बुदबुदाया। बकवास बंद करो। हमारे कॉल का जवाब न देना एक बात है, लेकिन अपना फोन बंद कर देना। तुम वास्तव में बहुत ढीठ हो गई हो। वीर ने नाखुशी से कहा। देखो तुम कैसे कपड़े पहने हो, तुम कैसी लग रही हो। क्या अभी भी एक लड़की के रूप में तुम्हारी कोई छवि है? ही, क्या ये सिर्फ फैशन नहीं है? इक्षिता ने एक मुस्कान जबरदस्ती दी जो रोने से भी बदतर थी और दुखी होकर कहा। जीजू, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। मैं आपकी कॉल का जवाब न देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो देखें। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और वीर को सौंप दिया। अपनी आंखें खुली रखकर झूठ बोलने में काफी कौशल है, वीर ने कठोर चेहरे के साथ कहा। जीजू, क्या आप बस नजरअंदाज नहीं कर सकते? मैं बस थोड़ा मजा करने के लिए बाहर आई थी, कुछ भी अपमानजनक करने के लिए नहीं। इक्षिता सक्रिय रूप से वीर की बाह से चिपक गई, थोड़ी उदासी के साथ विनती करते हुए। मैं समझ गया, तो ये बड़ी दीदी के जीजू हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने बड़ी दीदी को इस तरह डरा दिया। वास्तव में अगर माता पिता को स्कूल में शरारतों के बारे में पता चलता है तो ये काफी चिंताजनक है। ये समझ में आता है कि बड़ी दीदी चिंतित हैं। हालांकि बड़ी दीदी की क्षमता के साथ इस तथाकथित जीजू को सेकंडों में वश में करना बहुत आसान होना चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं है। हर कोई हंसा और तितर बितर हो गया और वीर द्वारा लकी जुनेजा से निपटने के कारण पैदा हुई असंतोष की भावना गायब हो गई। इसके अलावा लकी जुनेजा की घटना की तुलना में आगामी गतिविधियां वे क्षण थे जिनके लिए वे वास्तव में उत्साहित थे। ऋतिक और अन्य लोग इक्षिता के पीछे खड़े थे, उनके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। जीजू? कौन से जीजू? हम इक्षिता के परिवार की स्थिति जानते हैं। बात करने के लिए कोई चचेरा भाई नहीं है। क्या ये हो सकता है? क्या ये राष्ट्रीय देवियों और शीर्ष स्तर की महिलाओं में से एक का पति है? इक्षिता की केवल ये दो चचेरी बहनें हैं, है ना? असंभव।
वह प्रथम श्रेणी की महिलाओं और राष्ट्रीय देवियों में से एक का आदमी कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दोनों बहनों की शानदार शालीनता और दिखावट के साथ वे उसे कभी कैसे पसंद कर सकती हैं? यह इक्षिता का कोई दूर का रिश्तेदार होगा जिसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। अविश्वास की नज़रों के साथ ऋतिक और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और अपने विचारों के साथ अलग अलग दिशाओं में चले गए। हालांकि जुबिन ने अलग सोचा और अधिक आश्वस्त हो गया कि वीर वास्तव में उसका रक्षक था। फिर भी यह महसूस करते हुए कि वीर इक्षिता का जीजू था, ऋतिक ने अधिक सहज महसूस किया। कम से कम इक्षिता के वीर के साथ इतने करीब होने पर ईर्ष्या नहीं हुई। वह पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था, ये देखते हुए कि वीर इक्षिता का जीजू था। उसने स्वाभाविक रूप से इक्षिता के दूर के रिश्तेदार को खुश करने के तरीकों के बारे में सोचा। एपिसोड 479। हर कोई अपनी अपनी योजनाएं बना रहा है। वीर की नज़रों ने ऋतिक, जुबिन और काव्या का जायजा लिया, फिर इक्षिता पर ध्यान केंद्रित किया और अधिकारपूर्वक कहा, मजाक बहुत हो गया, मेरे साथ वापस चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसने इक्षिता को यह समझाने के लिए कुछ करने का फैसला किया कि इस तरह मनमानी करना अच्छी बात नहीं है। उसने पहले ही इसकी योजना बना ली थी। उसे विश्वास था कि वह इक्षिता को समय रहते जगा सकता है। इक्षिता को इस तरह अपमानित होते देख वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे किसी तरह उसे एक इंसान होने के सिद्धांत सिखाने थे। जीजू, नहीं, मैं अभी भी मजे कर रही हूँ। सबसे रोमांचक रेस शुरू होने वाली है, मैं इसे मिस नहीं कर सकती। इक्षिता ने दोनों हाथों से वीर का हाथ हिलाया, विनती करते हुए। इसके अलावा आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने इस बार ढील देने का फैसला किया। अगर मैं अभी आपके साथ चली गई तो क्या दूसरे मुझे नीची नज़र से नहीं देखेंगे? मैं भविष्य में किसी का सामना कैसे करूंगी? इक्षिता तुरंत नाखुश हो गई। शर्मा परिवार की शीर्ष लड़की के रूप में वह अपनी साख नहीं गिरा सकती थी। किसी का सामना? तुम कुछ उचित करने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम क्या बेवकूफ़ी भरी कोशिश कर रही हो? वीर ने ठंडे स्वर में कहा। जीजू, बस मुझे इस एक रात मजे करने दो। कल से मैं जो भी आप कहेंगे वह करूंगी, मैं वादा करती हूँ। क्या ये चलेगा? इक्षिता ने समझौता करने की कोशिश की। उसे बस इस बाधा को पार करने की जरूरत थी और वह वीर द्वारा प्रस्तावित किसी भी चीज के लिए सहमत हो जाएगी। उसकी पीठ पीछे वह अभी भी अपनी बॉस होगी, अपनी मर्जी से खेलेगी, ये जानते हुए कि वीर 24 घंटे उसकी निगरानी नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी योजनाओं के बारे में नहीं जानता? वीर ने ऐसे स्वर में कहा जिसमें बातचीत की गुंजाइश नहीं थी। इक्षिता ने निराशा की आह भरी अनिच्छा से कहा, जीजू, मेरा शब्द मेरा बंधन है, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। मुझ पर चाले चलने की कोशिश मत करो, वीर ने उत्तर दिया। यदि वह इक्षिता को जबरदस्ती ले जाना चाहता तो उसके पास कई तरीके थे, लेकिन वह इसे इस तरह नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि इक्षिता स्वेच्छा से हार माने और उसके साथ वापस आए। वीर के दृढ़ रूप को देखकर इक्षिता की नखरेबाजी उसे प्रभावित करने में विफल रहने के बावजूद ऋतिक और अन्य लोग खोए हुए थे। अरे बड़े भाई, आप इक्षिता को हमारे साथ घूमने क्यों नहीं देते? कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। यदि आप वास्तव में चिंतित हैं तो आप रह सकते हैं और उस पर नजर रख सकते हैं। ऋतिक ने बोलने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। आज मेरा जन्मदिन है, हम सभी इक्षिता के दोस्त हैं। आप नहीं चाहेंगे कि वह अपने दोस्तों को छोड़कर आपके साथ अकेले वापस जाए, है ना? उसके दिमाग में एक विचार आया। वह वीर को जीजू कहना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि वह इक्षिता का प्रेमी बनने का इच्छुक था, लेकिन उसने कभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। उसने वीर को जीजू कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह नाराज न हो जाए, जो अजीब होगा। काफी विचार विमर्श के बाद उसे बड़े भाई कहने का सहारा लेना पड़ा। यह सही है, भले ही आप इक्षिता के रिश्तेदार हों, आप इतने दबंग नहीं हो सकते। आप इक्षिता से बहुत बड़े नहीं हैं, हम सभी लगभग एक ही उम्र के हैं, तो क्यों न बस थोड़ी देर के लिए रुकें और हमें आपका मनोरंजन करने के लिए अपने मेजबान कर्तव्यों को पूरा करने दें। काव्या ने दृढ़ता से कहा, भले ही यह इक्षिता की खातिर हो, आपको उसकी भावनाओं पर विचार करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो थोड़ा कठोर लगता है। जुबिन एक तरफ खड़ा था। चुप, बड़े भाई, यदि आपकी रुचि है तो हम एक साथ रेस लगा सकते हैं और फिर मेरी जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये कैसा रहेगा? ऋतिक ने उत्साहपूर्वक प्रस्ताव दिया। लकी जुनेजा की पिटाई के बाद भी मेरा कुछ सम्मान है। जब तक मैं आसपास हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि लकी जुनेजा आपसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। वीर ने ऋतिक और अन्य लोगों की ओर देखा, इस पर संक्षेप में विचार किया और निर्णायक रूप से उत्तर दिया, ठीक है फिर। इतना आसान? ऋतिक और उसके दोस्त हैरान थे, उलझन से भरे हुए। वीर ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था जो इतनी आसानी से मान जाए, तो वह इतनी जल्दी सहमत क्यों हो गया? ये कैसे संभव है? इक्षिता की आंखों में कोई खुशी नहीं थी, केवल भ्रम था, क्योंकि उसकी पुतलियां तुरंत चौड़ी हो गईं। वह जानती थी कि वीर किस तरह का व्यक्ति था। वह बच्चों के झुंड के साथ कैसे घूम सकता था। उसके दिमाग में वो और उसके दोस्त वास्तव में वीर की नज़रों में बच्चे थे। क्या यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं चल रही है?
बहुत खुश होने के बजाय इक्षिता ने बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दिया, लेकिन फिर चमकते हुए मुस्कुराई, अनुमान लगाते हुए, क्या ये हो सकता है कि जीजू वास्तव में इतने समझदार हैं? होना ही चाहिए। मेरे जीजू होने के नाते स्वाभाविक रूप से वो एक खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं। जीजू, आप सबसे अच्छे हैं, इक्षिता ने खुशी से कहा। दरअसल वीर ने ऐसा इक्षिता को सही दिशा में बेहतर ढंग से चलाने के लिए किया था। उसके पास पहले से ही एक योजना थी, इक्षिता को समय रहते जगाने में मदद करने के लिए एक अद्भुत योजना। उसे विश्वास था कि इक्षिता को पूरी तरह से बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए। बड़े भाई, आप रेसिंग करना जानते हैं? ऋतिक ने पूछताछ की, ये संदेह नहीं किया कि वीर के अन्य उद्देश्य हो सकते हैं। भले ही उसने किया हो, यह व्यर्थ होगा क्योंकि वीर की अपठनीय निगाहें उसकी समझ से परे थीं। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, वीर ने विनम्रता से उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, तो क्या हम बाद में एक रेस लगाएंगे? बड़े भाई, ऋतिक को दिलचस्पी थी। कौन नहीं जानता था कि उसे उनके शकल में रेसिंग का बादशाह कहा जाता था। अगर वीर ने रेस लगाई तो उसे ये सुनिश्चित करना था कि वीर बुरी तरह से हारे, ताकि वीर इतना अहंकारी न हो सके। रेस में हारने से निश्चित रूप से किसी भी आदमी की इज्जत कम हो जाएगी, और शायद वह इक्षिता को संभालने के तरीके के बारे में अच्छा होगा। कोई बात नहीं, वीर ने उदासीनता से कहा। जीजू, आप रेस लगाना जानते हैं, मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? इक्षिता ने जिज्ञासा से पूछा। बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, वीर ने इसे टाल दिया। दिखावा, इक्षिता ने चंचलता से तिरस्कार किया, उसका चेहरा मुस्कान में खिल गया। जब तक वीर उसे जबरदस्ती नहीं ले जाता, सब कुछ ठीक था। वीर के रेस में भाग लेने की खबर तेजी से फैल गई, जिससे हंगामा मच गया। क्या लकी जुनेजा को पीटने वाला आदमी रेस लगाने जा रहा है? क्या मजाक है? वह सिर्फ इसलिए कि वो मुक्का मार सकता है और लकी जुनेजा को पीटा, क्या वह रेसिंग की स्पेलिंग भी जानता है? उसे लगता है कि इक्षिता का रिश्तेदार होने से वो बड़ा आदमी बन गया है। अज्ञानी मूर्ख। मुझे लगता है कि ऋतिक जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहा है, इक्षिता के रिश्तेदार को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। यह अच्छा होने वाला है। मैं बाद में उसके चेहरे के भाव देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, ये निश्चित रूप से कड़वी गोली निगलने से भी बदतर होगा। लेकिन फिर ऋतिक शायद उसे बहुत बुरा नहीं दिखाएगा, आखिर वह इक्षिता का रिश्तेदार है। अगर हर कोई उसका मजाक उड़ाता है तो इक्षिता का चेहरा भी धूमिल हो जाएगा। भीड़ ने आपस में चर्चा की। वे सभी एक ही शकल से थे, स्वाभाविक रूप से बाहरी व्यक्ति वीर के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। यदि इक्षिता से उसका संबंध न होता तो लकी जुनेजा को सबक सिखाने के बाद वे बहुत पहले ही उसके खिलाफ एकजुट हो गए होते। एपिसोड 480, रेसिंग के भगवान का आगमन। ऋतिक तैयार होने के लिए चला गया। हालांकि उसे जीतने की अपनी क्षमता पर भरोसा था, लेकिन उसने सुरक्षित रहने के लिए तैयारी करने का फैसला किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना था कि वीर न जीते। मॉन्टी भाई, अगर मुझे बाद में कुछ मदद की जरूरत हो तो मैं आपकी सहायता की सराहना करूंगा, ऋतिक ने विनम्रता से एक युवक से कहा। यह मॉन्टी भाई, मॉन्टी था, एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति और लकी जुनेजा का करीबी दोस्त। जब वीर ने लकी जुनेजा को मारा था तो वह पहले ही हस्तक्षेप करना चाहता था। अगर वीर इक्षिता को नहीं जानता होता तो वह पहले ही वीर से निपट चुका होता। आज का कार्यक्रम ऋतिक की जगह पर था, इसलिए मुसीबत खड़ी करने से बचना सबसे अच्छा था। बाद में हिसाब बराबर करना बहुत देर नहीं होगी, और कम से कम किसी को ऋतिक और इक्षिता के सामने वीर का खुलकर सामना नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, आज आपका जन्मदिन है। हर कोई आपका समर्थन करने के लिए यहाँ है। हालांकि लकी जुनेजा के साथ हुई घटना थोड़ी परेशान करने वाली थी, हम सब आपकी तरफ हैं, मॉन्टी ने शिष्टाचार से कहा। इसके अलावा जब ड्राइविंग कौशल की बात आती है तो आप शकल में सबसे अच्छे हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग अनुभव के साथ। यदि हम ड्राइविंग कौशल के बारे में बात करते हैं तो हम में से कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आप रेसिंग के भगवान के खिताब के हकदार हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। मैं कहने की हिम्मत करता हूँ, मुझे हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वह अहंकारी आदमी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी नज़र में ऋतिक की वर्तमान हरकतें लकी जुनेजा की घटना पर माफी की अभिव्यक्ति थी, न कि ट्रैक पर वीर के लिए परेशानी पैदा करने का वास्तविक अनुरोध, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। वीर बस एक अनजान मामूली आदमी था, वह रेसिंग के भगवान का मुकाबला कैसे हो सकता था? ऋतिक के रुख को देखते हुए मॉन्टी भी अपनी इज्जत बचाना चाहता था और स्वाभाविक रूप से ऋतिक की इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। मॉन्टी भाई, चलिए आत्मसंतुष्ट न हो। मैं देख रहा हूं कि उसकी निगाहें शांत और इतनी संयमित हैं, किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं। बस सुरक्षित रहने के लिए चलिए सावधान रहें और घटनाओं के किसी भी अप्रत्याशित मोड़ से बचें, ऋतिक ने सावधानी से सलाह दी। ऋतिक भाई, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मॉन्टी ने खारिज करते हुए हंसा। ऋतिक ने सिर हिलाया और कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओह,
मोंटी ने वीर की दिशा में देखा, फिर गहरी आवाज में कहा, निश्चिंत रहें ऋतिक भाई, कुछ नहीं होगा। अगर बात बिगड़ती है तो मैं बस ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि उसकी कार ट्रैक पर रुक जाए। क्या उसके पास वास्तव में हमें चुनौती देने की साख है? इससे मुझे बहुत तसल्ली मिली। ऋतिक ने राहत की सांस ली। हालांकि अगर वो बहुत बुरी तरह हारता है तो क्या आप अजीब स्थिति में नहीं होंगे? मोंटी ने कहा, आखिरकार वो इक्षिता का रिश्तेदार है, और क्या आप इक्षिता का पीछा नहीं कर रहे हैं? यदि आप उसे कोई सम्मान नहीं देते हैं तो क्या यह उल्टा पड़ सकता है? नहीं, जितना बुरा वो हारेगा, मुझे विश्वास है कि इक्षिता यहाँ उतना ही कम दबाव महसूस करेगी। ऋतिक ने विचार किया। उस स्थिति में मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये लकी जुनेजा के लिए भी कुछ हताशा को बाहर निकाल देगा। मोंटी ने वीर को दुश्मनी से देखते हुए बुदबुदाया। इस समय इक्षिता ने खुद को एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंसा हुआ पाया। यह विशेष रूप से ऋतिक के लिए तैयार किया गया एक स्थल था। अगर वीर रेस जीत गया तो यह भयानक होगा। न केवल ऋतिक की इज्जत जाएगी बल्कि दूसरों की भी। बेशक उसे विश्वास नहीं था कि वीर जीतेगा, लेकिन अगर उसने वीर को हारते हुए और मजाक के बीच अपमानित होते देखा तो वह इसे भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। जीजू, आप बहुत लापरवाह हैं। आप रेस के लिए कैसे सहमत हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि ऋतिक सकल में रेसिंग का भगवान है और उसने अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते हैं? आप संभवतः कैसे जीत सकते हैं? इक्षिता ने अपनी चिंता व्यक्त की। यदि आप हारते हैं तो ये बहुत शर्मनाक होगा। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि मैं ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहती। हालांकि यदि आप जीतते हैं तो ऋतिक की नाक कट जाएगी। हालांकि मेरा मानना है कि आपके जीतने की बहुत कम संभावना है। क्या आप उनके साथ रेस करने से बच सकते हैं? सख्त होने का नाटक क्यों करें? वीर ने इक्षिता की दुविधा पर कोई ध्यान नहीं दिया और धीरे से कहा, इस तरह की रेस बच्चों के खेल के अलावा और कुछ नहीं है। मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता। बस बाद में देखना, मैं दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन्हें कुछ तमीज सिखाने और तुम्हें भी एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तथाकथित रेस मेरी नज़रों में शौकिया खेलों के अलावा और कुछ नहीं है। डींग मारना, डींग मारते रहो। अगर तुम डींग नहीं मारोगे तो क्या मर जाओगे? मुझे कभी पता क्यों नहीं चला कि तुम इतने कुशल थे? इक्षिता ने अविश्वास से कहा। हाँ, बस बाद में देखना। वीर ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जल्द ही रेस शुरू होने वाली थी और वीर के आग्रह पर इक्षिता सामने वाली यात्री सीट पर बैठ गई। शुरुआत में इक्षिता को ऋतिक की कार में बैठना था, लेकिन वीर के हस्तक्षेप से ऋतिक मामले को दबा नहीं सका। ऋतिक और मोंटी ने एक सार्थक नज़र का आदान प्रदान किया और फिर रेस के लिए तैयार हो गए। इक्षिता तुरंत सतर्क हो गई और जैसे कि कुछ महसूस करते हुए जल्दी से बोली, जीजू, आप मुझे दूर ले जाने के लिए रेस को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? आप जानते हैं कि आप मुझे इतने सारे लोगों के सामने नहीं ले जा सकते, इसलिए आपने सोचा कि यह एक तरीका है। उसका विचित्र विचार इतनी अचानक आया। वीर ने इक्षिता की ओर देखा लाचारी से और कहा, तुमने सही अनुमान लगाया, मैं बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। सच में? इक्षिता तुरंत घबरा गई और जैसे ही वो कार से बाहर निकलने वाली थी, उसने सोचा कि यह तर्क टिकता नहीं है। उसने ये कहकर उसकी परीक्षा ली, जीजू, हालांकि मैं आपको पूरी तरह से नहीं समझती, आप भागने वाले प्रकार के नहीं हैं। इसके अलावा भले ही आप मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहें, मेरा मानना है कि कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। क्या मैं स्मार्ट हूँ या क्या मैं सही हूँ? बातें बहुत हो गईं, सीट बेल्ट लगाओ, वीर ने अधीरता से उत्तर दिया। ओह! इक्षिता ने तुरंत अनुपालन किया, आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं और कहा, जीजू, मुझसे एक वादा करें। यदि आप हारते हैं तो बस बिना रुके गाड़ी चलाकर चले जाना ताकि अप्रिय बातें सुनने से बचा जा सके। इसलिए ये शर्मनाक नहीं होगा। यदि आपके पास जीतने का मौका है तो मैं इसके खिलाफ सलाह दूंगी, क्योंकि यह स्थल विशेष रूप से ऋतिक के लिए व्यवस्थित है। यदि आप जीतते हैं तो यह एक आपदा होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप नहीं जीतेंगे, इसलिए मैं आपको नहीं मनाऊंगी। तुम मुझे कम आंक रही हो, है ना? वीर ने लाचारी से उत्तर दिया। बस इंतजार करो, तुम दंग रह जाओगी। वो समझ गया कि इक्षिता को दृढ़ विश्वास क्यों था कि वह नहीं जीत सकता। आखिर उसने ऐसा सोचा, दूसरों को भी शायद ऐसा ही लगा। ऋतिक का रेसिंग का भगवान का खिताब यूं ही नहीं था, और दूसरों के शामिल होने के साथ वे वीर को जीतने नहीं देंगे। यदि उसने जीतने का कोई संकेत दिखाया तो वे शायद तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इक्षिता का उसे गाड़ी चलाकर दूर जाने का सुझाव ये दर्शाता था कि यह सब बुरा नहीं था। अपने साथियों के साथ खड़े होने के दौरान उसने उसके लिए भागने की योजना सोचने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। हाँ, ये लड़की वास्तव में कुछ है, यहाँ तक कि ऐसा बहाना भी वह सोच सकती है। वीर ने हल्के से बुदबुदाया, बेपरवाह।